तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहले अभी आपको पता करना है ये कि कोई बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब होता है कि मोर रिएक्टिव बेस, वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए किसी के साथ, यानी वो खुद अनस्टेबल होना चाहिए। कोई भी अगर अनस्टेबल होता है तो मोर रिएक्टिव होता है। हम किसी स्पीसीज को आर को मोर रिएक्टिव कब कहते हैं, जब ए अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब ही होता है मोर रिएक्टिव, राइट। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है वो मोर रिएक्टिव है, किसी के ऊपर भी अटैक करता है। उसके बाद वीक रिएजेंट, किसी भी रिएजेंट को हम वीक या स्ट्रॉन्ग कब बोलते हैं, जब वो लेस रिएक्टिव होता है, यानी मोर स्टेबल होता है। मतलब लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल, मोर रिएक्टिव, अनस्टेबल, या फिर लेस स्टेबल। यहाँ पे अनस्टेबल की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, लेस स्टेबल। उसके बाद है इफ एसिड इज स्ट्रॉन्ग, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, एंड वाइस वर्सा। कभी भी अगर रिएक्टेंट कोई स्टेबल है तो उसका प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, और रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो उसका प्रोडक्ट रिलेटिवली स्टेबल होगा। ऐसा ही होता है रिएक्शंस में यूजुअली। तो वैसे ही एसिड और बेस के बारे में देखा जाए, एसिड है और इसका कोई कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होता है, तो ये स्ट्रांग है तो ये वीक होगा, और वाइस वर्सा ये वीक है तो ये स्ट्रांग होगा। इसको कभी भूलना ही नहीं। अब आपको केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में कई सारी बातें पूछी जाएंगी, इसको थोड़ा सा और ऐसा कर लेते हैं। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारे एसिड्स हैं, जैसे कि देखिए ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ये HCl आपका इनऑर्गेनिक एसिड, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन की केमिस्ट्री, तो CH3COOH ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड। ये हो गया इनऑर्गेनिक एसिड, H2SO4, HCl, H3PO4, ये है सभी इनऑर्गेनिक। और जिनमें कार्बन रहेगा, कार्बन के कंपाउंड, वो रहेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। अब एसिड कब होता है, वैसे तो हमने थ्योरीज देखी है जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल है वो भी होता है, लेकिन ज्यादातर केमिस्ट्री में एसिड उन्हें कहेंगे हम जिनके पास हाइड्रोजन है। लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो मीथेन के पास भी है लेकिन वो काम का नहीं। अगर आपके पास ऐसा हाइड्रोजन है जो कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच है, यानी नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है। आपको पता है ना, फोन कॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनमें से किसी को अगर हाइड्रोजन अटैच है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पॉजिटिव आता है, और ये प्रोटॉन की तरह बाहर पड़ सकता है। जब ये बाहर रिलीज होगा तब ये एसिड कहलाएगा। सिर्फ हाइड्रोजन होना ही एसिड के लिए काफी नहीं है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को अटैच्ड होना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, तो उसे हम यूजुअली एसिड कहेंगे। तो लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भले ही ऑक्सीजन इनको अटैच्ड नहीं हो, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो, फिर भी एसिड कहलाते हैं। देखो धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। सबसे पहले एसिड होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अभी लुईस की थ्योरी से ज्यादा लॉरी ब्राउनस्टेड यूज करेंगे। तो एसिड का मतलब है कि उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए टू रिलीज H+, और वो H+ कब रिलीज करेगा, जब ये हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि क्लोरीन। अगर ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है तो ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, क्योंकि ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता अपनी तरफ। अगर नहीं खींचेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना नहीं आएगा और ये प्रोटॉन की तरफ बिहेव नहीं करेगा। सो फॉर एसिड या फिर फॉर ए कंपाउंड टू एक्ट एज एसिड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इन्हें, मतलब ऐसे एसिड कहते हैं जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, हाइड्रेसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रेसिड। चलिए मैं एक दो सेंटेंसेस यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक दो सेंटेंसेस यहाँ पे
तो दो तीन से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके लिए, धीरे से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दबाजी नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत है। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोक्साइड देखेंगे। हाइड्रोक्साइड यानी ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन होता है, राइट। सो ऑर्गेनिक एसिड्स, मैं क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में हमको लिखना है। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्कोहल्स, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले तो यूजुअली हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का यहाँ पे नहीं देख रहे, मतलब लुईस थ्योरी से नहीं देख रहे, यूजुअली लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी से देख रहे हैं यहाँ पे एसिड्स। तो हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है वो? यूजुअली जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, यूजुअली, दूसरे भी हो सकते। और ये किस लिए? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं और हाइड्रोजन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिएजेंट, वीक रिएजेंट भी बताया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, वो ये, चलिए, तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस, उनके लिए कुछ बातें रिमेंबर करनी है आपको। किसी एसिड को हम स्ट्रॉन्ग कब कहेंगे? जब हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। बहुत ही सिंपल सी बात है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है और उसके बदले हाइड्रोजन किससे अटैच है? नाइट्रोजन से। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन वाला ज्यादा प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा या नाइट्रोजन वाला? किसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन के पास या नाइट्रोजन वाले? चेक करके बताओ। ऑक्सीजन वाले, क्योंकि ऑक्सीजन की पावर ज्यादा है बेटे, बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा इधर, लेकिन नाइट्रोजन उतने नहीं खींच पाएगा, तो इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर थोड़ा कम पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल सी बात है, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक as compared to this hydrogen. This hydrogen is less acidic, less acidic. तो सिंपल सी बात है, जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, उसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब वो प्रोटॉन की तरह बिहेव कर सकता है, प्रोटॉन की तरह पानी में डालने के बाद बाहर डिसोसिएट होके गिर सकता है, इसीलिए मोर ये एसिडिक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, ये है इथीन और ये है इथाइन, तो इसमें ये लेस एसिडिक है और ये ज्यादा एसिडिक है। क्यों? देखते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन है? कौन सा कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बोलो, इथीन वाला या इथाइन वाला? बोलो एक बार। sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हमने इसमें देखा है, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा है, ठीक है। तो sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है, और sp2 का है sp2। तो सिंपल सी बात है, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब s ऑर्बिटल ज्यादा न्यूक्लियस के पास होता है, तो sp वाला ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा, मतलब कोई एलिमेंट है कार्बन, तो sp वाला ऐसा होगा, तो sp2 वाला कुछ इस तरीके से बड़ा होगा। तो सिंपल सी बात है, जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है उसके ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को sp, देखो
ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे जाते हैं, धीरे धीरे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। देखिए क्या होगा, ये है आपके पास sp2 वाला, और इधर मान लेते हैं sp वाला। तो यस, ये इधर सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है, और ये sp2 जरा बड़ा होगा और sp वाला थोड़ा छोटा होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये जो शेयर्ड पेयर है, इस शेयर्ड पेयर को, इससे डिस्टेंस इतना है, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो इस शेयर्ड पेयर का डिस्टेंस इतना है। तो मुझे बताओ कौन सा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पेयर को ज्यादा खींचेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला या दूसरा वाला? बोलो, फटाफट बोलो जरा, फटाफट बोलो बेटे, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, कम ऑन। बहुत अच्छे, दूसरा वाला, क्योंकि न्यूक्लियस पास है ना इसके, तो डिस्टेंस कम हो गया, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब, अब मैं यहाँ पे अगर ऐसा निकालता हूँ जरा इसको बॉन्ड के फॉर्म में, तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा होगा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड थोड़ा लेंदी होगा, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड छोटा होगा। तो सिंपल सी बात है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर उतने नहीं आएंगे, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन ये कार्बन बहुत ज्यादा खींच सकता है रिलेटिवली। तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर छोटा सा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा प्रोटॉन की तरह बिहेव कर सकता है, यानी दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, समझ रहे हैं ना, दिस इज मोर एसिडिक, देयरफॉर sp कार्बन इज मोर एसिडिक, देयरफॉर एसिटिलीन यानी इथाइन इज मोर एसिडिक देन इथीन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ चिपका हुआ है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इसको ज्यादा पॉजिटिव चार्ज देगा, यानी ये प्रोटॉन की तरह ज्यादा बिहेव करेगा। तो लॉरी ब्रोस्टेड के अकॉर्डिंग ये मोर एसिडिक होगा। चलो, ये पहला पॉइंट आपको समझ में आया क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे पहला, एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर इफ इट हैज नंबर 1 हाइड्रोजन व्हिच इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चलो, ये पहला पॉइंट समझ में आया आप लोगों के सब के सब? बोलो एक बार यस और नो, बोलो फटाफट। चलिए, क्या क्या आंसर्स आए हैं समझ में आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा। पहले तो पॉइंट क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये जो पेज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बार बार लगेगा। ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा जब हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, ये बात हो गई खत्म। अब दूसरा पॉइंट है, वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा जहां पे माइनस आई ग्रुप अटैच्ड है। चलिए, जहां पे माइनस आई ग्रुप अटैच्ड है वो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, सिंपल सी बात है। इसको भी थोड़ा इलैबोरेट करके बताता हूँ। यहाँ पे माइनस आई ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं है, तो देखो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों है देखो जरा, मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे निकाल रहा हूँ, OH, और ये है फ्लोरीन, और इसको मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये ऐसे EH, यहाँ पे ये है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, सो नो प्रॉब्लम, बस ऑक्सीजन लेगा तो इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन तो इससे खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन ये फ्लोरीन भी खींचेगा इंडक्टिव इफेक्ट से, माइनस आई इफेक्ट से। ये माइनस आई इफेक्ट मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया है, जिसने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं की उनको बस याद रखना है कि माइनस आई इफेक्ट यानी वो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
माइनस आई यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। तो इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन के ऊपर प्रेशर आएगा तो कार्बन इधर थोड़ा बहुत खींचेगा, तो इसके ऊपर और प्रेशर आएगा तो ये और इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को और बड़ा करेगा। पॉजिटिव चार्ज बड़ा मतलब ये प्रोटॉन की तरह बिहेव कर सकता है, यानी ये बॉन्ड और पोलर हो गया, पानी में डालने के बाद बहुत जल्दी टूट जाएगा ये बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, ये वाला मोर एसिडिक हो गया। चलो ये भी समझ में आया, क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे? लॉजिक समझ रहा है क्या सभी चीजों का? बोलो फटाफट। हमको बस एक ही बात याद रखनी है, मोर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आना चाहिए, तो वो ज्यादा एसिडिक होता है कंपाउंड। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, मोर एसिडिक तब होगा जब उसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल। अब देखिए ठीक से, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए मैं फिर से एक बार आपको ठीक से लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है यहाँ पे, इसको जरा काट दूं मैं, ये बात इधर से सिर्फ यहाँ तक लेना है। मोर स्टेबल का मतलब होता है वीक, ये भूलना नहीं। मोर स्टेबल का ऑलवेज मतलब होगा वीक, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होगा अनस्टेबल। तो जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा यानी मोर वीक होगा, उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने बोला ना लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग, एसिड और इसका ये कॉन्जुगेट बेस है, तो ये एसिड स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब इसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। ये तो मैंने बताया ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग है। अब ये वीक होगा इसका मतलब ये मोर स्टेबल होगा, यानी स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, राइट, स्टेबल होना चाहिए। तो आपको समझ में आया, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। मान लो आपके पास दो एसिड है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है ये हमको देखना है। अब बाकी की चीजें बाजू में रखते हैं, इनके कॉन्जुगेट बेसिस, यानी अब ठीक से देखो कॉन्जुगेट बेस कैसे आता है, हाइड्रोजन निकाल के, यानी इसको अगर देखोगे आप तो ये है आपका एसिड और ये है उसका कॉन्जुगेट बेस। चलिए ठीक से एक बार फिर से क्लियर कर, तो आपके पास है सबसे पहले ये एसिड और दूसरा है आपके पास ये पूरा सिस्टम। एसिड तो आपको बस चेक करना है ये वाला और ये वाला, लेकिन मैंने क्या किया, दोनों के कॉन्जुगेट बेस निकाले, मतलब ये है आपका एसिड और इसका ये है कॉन्जुगेट बेस। वैसे ही आपका ये है एसिड और ये है उसका कॉन्जुगेट बेस। रिएक्शन मैंने ऐसे नहीं लिखी, राइट, क्या लिखी है मैंने, रिएक्शन ऐसे लिखी है, राइट, इस तरीके से। समझ में आया ये? तो सिंपल सी बात है। अब ये है एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दिया, H+ निकालने के बाद जो बचता है वो तो कॉन्जुगेट बेस ही रहता है। अब ये है कॉन्जुगेट बेस इस एसिड 1 का, वैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो ये कॉन्जुगेट बेस बन गया इसका, तो ये है कॉन्जुगेट बेस एसिड 2 का। अब हमको क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस 1 और कॉन्जुगेट बेस 2 इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो अगर आप देखोगे इस वाले को और इस वाले को, ये एक्चुअली ऐसा ना होके कैसा है देखते हैं हम, ठीक से देखते हैं, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, आपको अभी समझेगा। वैसे डायग्राम निकालता हूँ, देखिए ये वाला ठीक से देखो, ये है हमारे पास, देखो ये ना एक्चुअली बेंजीन की रिंग है। बेंजीन की रिंग को मैं ऐसे ना निकाल के आपको समझ में आए उस तरीके से निकालता हूँ, जो कि हमने रेजोनेंस में पढ़ा है। ये है बेंजीन की रिंग, ऐसे होती है बेटा, ये ऐसे। अगर आप देखोगे ठीक से देखोगे तो मैंने क्या बताया था, ये है आपका एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस, वैसे ही इधर एक एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस। चलिए ये एसिड 1 कॉन्जुगेट बेस 1, ये एसिड 2, ये है इसका कॉन्जुगेट बेस 2।
चलिए चलिए चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बोला इसके आगे कि अब ये देखो, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये स्टेबल है, क्योंकि ये देखिए निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी ये कॉन्जुगेटिव सिस्टम है, तो ये क्या दिखाएगा, रेजोनेंस दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इट विल नॉट शो रेजोनेंस। तो सिंपल है, यहाँ पे रेजोनेंस है, इसलिए ये स्टेबल है। स्टेबल है यानी वीक है, स्टेबल का मतलब वीक होता है, स्टेबल का मतलब वीक। और ये अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। तो सिंपल सी बात है, जिसका कॉन्जुगेट बेस वीक है उसका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको पूछा जाए डायरेक्टली एग्जाम में कि ये और ये इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इन दोनों के कॉन्जुगेट बेसेस निकालने होंगे, और जिसका कॉन्जुगेट बेस वीक है उसका एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब है इन दोनों में, फिर से चलिए, इन दोनों में देखने की जगह पहले इन दोनों में देखें। इन दोनों में ये वीक है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है। चलो, समझ में आया क्या? ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ क्या? बोलो एक बार, फटाफट बोलना है, फटाफट। कौन से हमने क्राइटेरिया देखे अभी तक बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड तब होता है जब पहला, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दूसरा क्या देखा हमने? व्हेन माइनस आई ग्रुप इज अटैच्ड। तीसरा हमने क्या देखा कि कॉन्जुगेट बेस वीक होना चाहिए, तब उसका एसिड, कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। यहां तक हुआ। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब उसका के ज्यादा होना चाहिए और पीके कम होना चाहिए। क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले कोई भी एसिड है HA, ये डिसोसिएट होता है H+ और ये माइनस में, ठीक है। तो इस एसिड का के क्या होता है बेटा? देखो, H+ मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस, ऊपर प्रोडक्ट होते हैं, और नीचे क्या होता है बेटा? एसिड होता है। तो मुझे सबसे पहले बताओ, ये एसिड अच्छा है, इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इसको अगर हमको स्ट्रॉन्ग एसिड कहना है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होनी चाहिए या बैकवर्ड? फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, फटाफट। अच्छी बारिश हो रही है, पढ़ना भी है अच्छे से। चलो, यस, बहुत अच्छे। फॉरवर्ड रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि हमको अच्छा एसिड, इसका मतलब उसके पास, मतलब उसने ज्यादा प्रोटॉन पानी में डालनी चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोटॉन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन H+ का ज्यादा होना चाहिए। H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, तो Ka की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, मोर और लेस। अरे बोलो, बोलो बेटा, मोर होनी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो Ka की वैल्यू ज्यादा है तो एसिड अच्छा है। ये पहला तो स्टेटमेंट आपको समझ में आया, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये आपको समझ में आया। अब दूसरा, उसका पीके कम होना चाहिए। सबसे पहले पीके का मतलब क्या होता है? देखिए, आपके पास चीजें हैं, PH, POH, PKA। पी के ऊपर कुछ भी लगाओ बेटा, PX कुछ भी लगाओ, PX, इसका मतलब ये होता है माइनस लॉग ऑफ एक्स। ये P का मतलब होता है पावर ऑफ X, ऐसे ही होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप PH कहते हो तो ये क्या आता है? माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। POH का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। PK का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K। सिंपल सी बात है। तो आपका अगर Ka ज्यादा है, देखो Ka ज्यादा है तो उसका लॉग ज्यादा होगा, लेकिन उसको माइनस लगाया ना, इसलिए P कम होगा। सिंपल सी बात है ना बेटा, कि x = -y है, तो अगर y को बढ़ाओगे तो x तो कम होगा, मैथमेटिकल चीज है, क्योंकि इनके बीच माइनस का रिलेशन है। हाँ, अगर x = 2y है तब y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, लेकिन x = -y है तो y बढ़ेगा तो x घटेगा। ये समझा कि नहीं? बोलो एक बार, यस और नो बोलो बेटा, यस और नो बोलो। इसको पहले बताओ, ये समझा या नहीं समझा? यस। तो सिंपल सी बात है, उसी रिलेशन से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या है यहाँ पे? माइनस है ना, क्या है यहाँ पे? और लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ?
माइनस, देखिए पी के ए का मतलब क्या है, पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए। पी के ए मतलब माइनस लॉग के, यानी अगर के ज्यादा है तो ये माइनस होने की वजह से पी के ए कम होगा। तो सिंपल सी बात है, जो एसिड अच्छा है उसका के ए ज्यादा होता है और पी के ए कम होता है। इसीलिए ऊपर ही एक सेंटेंस लिखा है मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और यहाँ पे क्या, मोर के एंड लेस पीके, ये तो क्लियर हो गया। अब के और के बी, इसके बीच भी एक रिलेशन होता है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास। देखिए, और एक चीज होती है के बी, जो कि हमको आगे चल के समझेगी, अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 25 डिग्री सेल्सियस पे के ए इंटू के बी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁴ -14। तो सिंपल सी बात है बेटा, के बी इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन के ए होगा। तो सिंपल सी बात है, के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। चलो ये समझ में आया क्या, के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। पहले ये वाली बात बताओ मुझे, के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ये समझ में आई बात? अरे बोला करो फटाफट, यस। तो सिंपल सी बात है। चलो, तो मैंने क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अच्छा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे किसकी बात चल रही है बेटे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसका के ज्यादा होगा। के ज्यादा मतलब के भी कम होगा। के ज्यादा मतलब के भी कम, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। और वैसे ही पीके कम, यानी पीके भी ज्यादा होना चाहिए। अरे बेटे, ये चार चीजों को समझ लो, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे बहुत ही ज्यादा। चलो, यहां तक समझ में आया क्या? बोलो मुझे एक बार, कंफर्म कर देना बेटे, समझ में आया क्या? ये जो है ना, ये चार बंदे, ये जो चार बंदे हैं ना बेटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, समझ में आया ना? तो आता ही है। ये चार बंदे, के ज्यादा के भी कम, पीके कम पीके भी ज्यादा, ये ना थोड़ा 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 झमेला है। तो इस झमेले को ना टेंशन नहीं लेना, बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इंपॉर्टेंट है के भी तो उसका उल्टा होता है, और के भी उल्टा कैसे होता है बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये भी लिख लूं, नोट पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए। तो जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में देखा, तो अब स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बस उसके उल्टा होगा, क्योंकि बेस और एसिड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए उसके पास माइनस आई ग्रुप चाहिए, तो यहाँ पे प्लस आई ग्रुप चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लोन पेयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलो चलो चलो, इस पॉइंट को जरा ठीक से बताओ। बेस का मतलब क्या है बेटा? लोन पेयर डोनेट करता है अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। लोन पेयर डोनेट करना चाहिए उसने आसानी से। अगर वो इजीली डोनेट करता है तो इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही अच्छा बेस है, बहुत ही अच्छा बेस है। अब चलो, ये इजीली कब डोनेट कर पाएगा लोन पेयर दूसरे को? जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो। बताओ, दोनों में से कौन इजीली कब डोनेट कर पाएगा? ये मोर होना चाहिए या लेस? बहुत अच्छे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अरे बेटा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ये रहेगा ना, तो ये तो खुद ही प्यार करेगा ना इससे, दूसरे को थोड़ी देगा, तो खुद ही खाना चाहिएगा। तो इसीलिए ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। यानी लोन पेयर, अगर लोन पेयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है तो भी ये अच्छा बेस होता है। उसके बाद ये तो बताया मैंने, मोर स्टेबल या फिर वीक कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए। ये तो ऊपर भी देखा हमने, जिसका कॉन्जुगेट एसिड वीक है उसका बेस स्टेबल है। और जो ये सेंटेंस है उसी के उल्टे ये सेंटेंस है। बेस के लिए
सॉरी एसिड के लिए Kb लेस होना चाहिए, तो बेस के लिए Kb मोर होना चाहिए, तो pKb कम होना चाहिए, तो Ka लेस होना चाहिए और pKa मोर होना चाहिए। चलिए एसिड और बेस के बारे में ये वाला पेज क्या आपको समझ में आया? बोलो एक बार YouTube पे जाके भी आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाप रे बाप, बता ही नहीं सकता, जिंदगी भर लगेगा, जिंदगी भर। चलिए उसके बाद ये वाला थोड़ा सा देखते हैं हम, कितना लिखना है, लेकिन होना तो चाहिए। कल ये लिखा है, आज तो एक ही पेज है, देखिए एक ही पेज लिखना है, लेकिन उसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन फूट फूट के भरी है ना कि सोचो मत। चलिए इसको भी जरा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ साल्ट, बेटा आपने साल्ट देखे हैं, क्या होता है साल्ट? एसिड और बेस की रिएक्शन होगी और साल्ट फॉर्म होगा, एसिड प्लस बेस गिव साल्ट एंड वाटर, ये आपको पता है। इस साल्ट के टाइप को तो देख लो, साल्ट में क्या होता है आपको अभी तक पता है, ये कैटायन होता है, ये एनायन होता है, राइट। ये बेस से आता है और ये आता है एसिड से। चलिए यहाँ तक क्लियर है। एसिड में कैटायन आता है बेस से, एनायन आता है एसिड से। और एक बार बता दूं आपको कैसे होता है, ये मान लो NaOH है बेस, उसके साथ रिएक्शन हुई HCl की, ये मान लो एसिड है, तो फॉर्म हो गया बेटे NaCl, जो कि होता है सॉरी ये क्या होता है साल्ट, और बाद में फॉर्म होगा वाटर यानी H2O। तो बेस से OH और एसिड से H, ये दोनों मिला के होता है वाटर, और बेस से प्लस कैटायन आता है और एसिड से माइनस एनायन आता है, और ये साल्ट बनता है। सो ये एसिड एनायन, एसिड एनायन, एनायन कम्स फ्रॉम एसिड, एनायन कम्स फ्रॉम एसिड, ए साल्ट में एनायन कहां से आता है? एसिड से। चलिए ये क्लियर हो गया, अब तक ये आपको पता है, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, थोड़ा डिटेल। सबसे पहले तो हम देखते हैं सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट में है नॉर्मल साल्ट, जहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है। ये क्या फंडा है ये मैं बताता हूँ। चलिए आपके पास है H2SO4, इसका स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली सल्फर, ऊपर ऑक्सीजन, नीचे ऑक्सीजन, OH OH। यहाँ पे हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव से चिपका हुआ है, इसलिए ये दो हाइड्रोजन एसिडिक है। दिस गाय इज एसिडिक, दिस हाइड्रोजन इज आल्सो एसिडिक। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इस H2SO4 में ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है, लेकिन जब भी इसकी किसी बेस के साथ रिएक्शन होती है, यानी NaOH, इसको हटा देता हूं जरा, अरे चल भैया इधर आ जा, ये वाला। जब भी इस H2SO4 की किसी एसिड के साथ रिएक्शन होते हैं ना बेटा, तो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन एक साथ नहीं निकलते। पहले तो ये सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, यानी NaHSO4, यानी सोडियम भी, मतलब क्या हुआ, ये NaOH है ना अपना बेस, NaOH उल्टा लिख रहा हूं मैं, तो इसने इसके साथ वाटर बना लिया, और ऐसा बनाने के बाद ये Na इधर चला आया, यानी कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के क्या हुआ, ये हुआ। इसकी जगह पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसकी जगह पर ये नहीं आया, यानी इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस जाए, राइट। तो ये क्या हुआ, NaHSO4। तो NaHSO4 कैसे फॉर्म हुआ पता है? ऑफ कोर्स इसके साथ एक वाटर फॉर्म था। और यहाँ पे इस साल्ट में अगर देखोगे तो ये हाइड्रोजन अभी एसिडिक है, यानी ये वाला हाइड्रोजन अभी भी एसिडिक है ना, राइट। तो इसे भी साल्ट कहते हैं बेटा। अब दूसरा क्या होगा यहाँ पे, चलिए दूसरा क्या होगा, अब इस साल्ट में और भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये साल्ट और रिएक्ट कर सकता है, ये वाला NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और ये सोडियम अब इसको भी हटा देगा, तो Na2SO4 होगा, और फिर से वाटर। तो इसका मतलब H2SO4 से पहले ये साल्ट फॉर्म होगा और ये साल्ट, दोनों में अगर देखोगे फर्क क्या है, तो इसमें एक हाइड्रोजन एसिडिक अभी भी है, लेकिन इसमें एक भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन। चलो ये बात समझ में आई क्या? यहाँ तक बात समझ में आई क्या?
अरे यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ये दोनों साल्ट है लेकिन एक में एसिडिक हाइड्रोजन है दूसरे में नहीं है। बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? साल्ट तो दोनों भी है लेकिन एक में एसिडिक हाइड्रोजन है दूसरे में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बस यही बताना है। और एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? वो होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को चिपका हुआ है। चलो कोई हाँ नहीं बोल रहा तो मैं एक बार और बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। बताऊं क्या एक बार? अरे बताओ यार, तुम बोलते भी नहीं हो कुछ, बोला तो करो कम से कम यार। चलो बताता हूँ, चलिए एक बार और बताता हूँ कि पूरी स्टोरी क्या हुई। चलिए, इसमें क्या था, मैंने बोला कि मान लो H2SO4 की NaOH के साथ रिएक्शन होगी। तो H2SO4 बेसिकली क्या है? ये सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ये हाइड्रोजन, और ये इधर ये ऐसा है H2SO4। इसमें ये और ये दो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यही बेस के साथ रिएक्ट होंगे। तो मान लो NaOH किसके साथ रिएक्शन कर दी मैंने, तो NaOH करता कैसे है, ये NaOH इसके साथ भाग जाएगा, ये OH मतलब वाटर चला जाएगा यहाँ से। अब वाटर यहाँ से निकल गया तो होता क्या है, सिंपल सी बात है, देखो पहले क्या होता है, ये सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बस एक ही एसिडिक हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया, तो बस यहाँ पे आपका Na आया, मतलब Na प्लस यहाँ पे माइनस, और इधर की बाजू जैसे थी वैसे है, राइट। तो ये एसिड है, ये बेस है, ये आपका जो साल्ट फॉर्म हुआ, और ऑफकोर्स यहाँ पे वाटर भी फॉर्म हुआ। लेकिन यहाँ पे जो हुआ ना बेटे, ये साल्ट है लेकिन इस साल्ट में अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन बाकी है। तो फिर क्या होता है, ये होता है, ये देखिए फिर से ये जो साल्ट है, अब देखिए मेरे पास क्या आया, H2SO4 से ये आया, ये क्या है NaH, यस, और वो क्या है O4। तो ये जो साल्ट है इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये फिर से H2SO4 सॉरी NaOH के साथ रिएक्ट होता है। देखिए NaHSO4 कैसे है, NaHSO4, ये फिर से NaOH के साथ रिएक्ट होगा, कैसे होगा ये देखिए, ये वाटर भाग गया यहाँ से और इसकी जगह पर Na आएगा, तो कैसे होगा ये देखिए, पहले ही से इधर Na है, अब इधर नहीं था लेकिन अब आ गया ना Na, तो अब ये बन गया Na2SO4। तो सिंपल सी बात है, मैं वही बता रहा हूँ, ये ऊपर जो साल्ट फॉर्म हुआ था रिएक्शन में वो वाला देखो और ये वाला देखो, इसमें एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, लेकिन इसमें ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है। एक साल्ट ऐसा है जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और दूसरा है जिसमें नहीं है। बोलो क्या ये समझ में आया? क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो एक बार फटाफट, एक साल्ट में एसिडिक हाइड्रोजन है दूसरे में नहीं है, बोलो यार। यस, तो सिंपल सी बात है, जिस साल्ट में एसिडिक हाइड्रोजन रहता है उसे बोलते हैं एसिडिक साल्ट, ये है आपका एसिडिक साल्ट। और जिसमें नो एसिडिक हाइड्रोजन है उसे बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट। क्या बोलेंगे इसे? न्यूट्रल साल्ट। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल साल्ट सॉरी सिंपल साल्ट में एक होता है नॉर्मल साल्ट जो कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, उसको हम न्यूट्रल साल्ट भी बोलते हैं। तो दिस इज नॉर्मल साल्ट, Na2SO4 NaCl Mg3PO4। दूसरे होते हैं एसिडिक साल्ट जिनमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, जो कि अभी मैंने बताया NaHSO4। वैसे ही H3PO4 से MgHPO4 भी फॉर्म होता है, कि जिनमें एक एसिडिक हाइड्रोजन रहता है। और एक होते हैं बेसिक साल्ट, वो कैसे होंगे? सिंपल सी बात है यार, जैसे एसिड के बारे में बताया वैसे अब बेस ले लो आप कोई, मान लो कि आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे होता है, ये देखो ये मैग्नीशियम, ये OH, दो OH है। अब मान लो, अब एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है, मान लो इसकी HCl के साथ रिएक्शन हो गई, तो ये भी बेसिक है और ये भी पार्ट बेसिक है, तो एक ही OH ने इसके साथ रिएक्ट किया, तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल गया तो इधर कौन आया, क्लोरीन,
मॉलिक्यूल की रिएक्शन होती है, इसके साथ और एक HCl रिएक्ट करता है और एक HCl, तो इधर से भी वाटर चला जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम। ऊपर तो ये देखिए क्लोरीन है ही, अब नीचे भी क्लोरीन आ गया। तो अब देखो, अब देखो, अब देखो क्या, अभी ये वाला भी साल्ट है और ये वाला भी साल्ट है, लेकिन इस साल्ट में ये वाला जो पार्ट है वो बेसिक है। तो ऐसे साल्ट को हम बेसिक साल्ट कहते हैं और ऐसे साल्ट को हम नॉर्मल साल्ट कहते हैं। तो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ये देखिए न्यूट्रलाइजेशन होना मतलब ये OH चले जाना, लेकिन इसका यहाँ पर सिर्फ एक ही OH चला गया है, दूसरा वैसा ही है, मतलब टोटल न्यूट्रलाइजेशन साल्ट का हुआ नहीं है। दोनों OH चले जाते तो पूरा न्यूट्रलाइजेशन। तो मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, ऐसा अगर कोई साल्ट है तो इसका इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, तो इस साल्ट को ऐसे भी लिखते हैं MgOHCl। तो इसमें ये बेसिक पार्ट है, इसलिए इसको बेसिक साल्ट कहते हैं। वैसे ही FeOH3, इसमें 3 बेसिक पार्ट है, तो उसमें से एक ही बेसिक पार्ट पर क्लोरीन आया और दूसरे बेसिक पार्ट जैसे थे वैसे ही है, इसलिए इसे भी हम कहेंगे बेसिक साल्ट। तो एसिड साल्ट, बेसिक साल्ट और नॉर्मल साल्ट, ये है आपके सिंपल साल्ट के एग्जांपल। क्या ये आपको समझ में आया, बोलो एक बार फटाफट। यस और नो? चलिए ठीक है, फिर अभी मैं इनके आपको क्या, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फोटो भी भेजता हूं मैं। ओके, हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।